हेलो बच्चों, टुडे वी विल स्टडी बायोट-सेवर्ट लॉ। बायोट-सेवर्ट लॉ में हमें मैग्नेटिक फील्ड की रिलेशनशिप मिलेगी करंट के साथ, लेंथ एलिमेंट के साथ, एंगल के साथ और डिस्टेंस के साथ। सपोज करिए एक वायर है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। इस वायर में हम एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट मान लेंगे dl। इस dl लेंथ एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पे प्रोड्यूस हो रही है, उस मैग्नेटिक फील्ड को हम dB से डिनोट करेंगे। अब ये मैग्नेटिक फील्ड किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, उन्हें स्टडी कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट लॉ, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड dB इज, अब ये कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो इसमें 4 फैक्टर्स आ जाते हैं। सबसे पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट आई, अगर करंट ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा मिलेगी। सेकेंड फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ dl ऑफ द करंट एलिमेंट, अगर वायर की लेंथ ज़्यादा होगी तो भी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। थर्ड फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन थीटा, यहाँ पे एंगल थीटा है लेंथ एलिमेंट के बीच में और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r के बीच में, तो इस एंगल का साइन लेना होगा और वो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। फोर्थ फैक्टर देख लेते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस r, dB इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। दैट मीन्स यहाँ पे इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो हो रहा है। ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में भी फॉलो हुआ था, ग्रेविटेशनल फील्ड में भी फॉलो हुआ था, क्योंकि ये तीनों ही फील्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के कॉन्सेप्ट में आती हैं। यहाँ पे विदाउट कॉन्टैक्ट फोर्स एक्सर्ट की जाती है। अब हम इन फैक्टर्स को कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर हटा दें तो एक कांस्टेंट k लग जाएगा। ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मीडियम पे डिपेंड करता है, जैसा मीडियम होगा वैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट k की वैल्यू होगी। ये जो कांस्टेंट k है ये बराबर होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के इक्वल, जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷, और इसकी यूनिट हो जाएगी टेस्ला मीटर पर एम्पियर। म्यू नॉट इज द कांस्टेंट कॉल्ड परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिएबिलिटी का मतलब होता है परमिशन गिवन बाय अ मीडियम। देखो, एक मीडियम अलग अलग परमिशन देता है। कोई मीडियम ज़्यादा परमिशन देगा मैग्नेटिक फील्ड को फ्लो करने के लिए, कोई मीडियम कम परमिशन देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक करंट कैरिंग वायर के पास आयरन का मटेरियल रखा हो तो उसके पास मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बट अगर हम वहाँ पे एयर रखें या फिर वुड रखें, ऐसा कोई मटेरियल रखें जिसकी परमिएबिलिटी कम हो, परमिशन कम हो, तो उस केस में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कम मिलेगी हमें। तो डिफरेंट मीडियम्स में अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, ये डिपेंड करता है परमिएबिलिटी पे। तो बायोट-सेवर्ट लॉ का कंप्लीट फॉर्मूला बन जाएगा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसको बेटा वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ करना पड़ेगा। dB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। तो यहाँ पे दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लिया गया है। ये कौन से वेक्टर्स हैं? ये हैं लेंथ एलिमेंट वेक्टर एंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो पहले पढ़ा था, जिनके बीच में एंगल थीटा था, इसी वजह से इनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया गया है। अब हम कुछ कंपैरिजन कर लेते हैं बायोट-सेवर्ट लॉ का कूलम्ब्स लॉ से।
तो इसमें कुछ पॉइंट्स सिमिलैरिटी के हैं, कुछ पॉइंट्स डिफरेंसेस के हैं। तो पहले हम सिमिलैरिटी वाले पॉइंट्स स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, बोथ फील्ड्स डिपेंड्स इन्वर्सली ऑन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अभी हमने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड दोनों में ही डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर आता है। दैट मीन्स इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो होता है दोनों फील्ड्स में। सेकेंड पॉइंट, बोथ आर लॉन्ग रेंज फील्ड्स, दोनों बहुत दूर तक एग्जिस्ट करती हैं। दोनों फील्ड्स कंटिन्यूअस हैं और ग्रेजुअली डिक्रीज होती जाती हैं, सडनली डिक्रीज नहीं होती। लॉन्ग रेंज फील्ड हैं, दूर तक एग्जिस्ट करती हैं, अपनी फोर्स को एक्सर्ट करती हैं। थर्ड पॉइंट, द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज एप्लीकेबल टू बोथ फील्ड्स। दोनों फील्ड्स वेक्टर फील्ड्स हैं, इस वजह से जो भी वेक्टर्स के लॉज हैं, वेक्टर एडिशन, वो सब यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा। दो से ज़्यादा फील्ड हों तो वहाँ पे फिर हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा देते हैं, दो तीन वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकाल लिया जाता है, तो ये भी यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। अब देखते हैं कुछ डिफरेंसेस। तो फर्स्ट डिफरेंस है, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वेक्टर सोर्स, दैट इज द करंट एलिमेंट। अभी बायोट सेवर्ट लॉ में आपने देखा था मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस हुई थी, एक छोटा सा हमने करंट एलिमेंट लिया था आईडीएल, तो वो एक वेक्टर सोर्स है। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड किसी वेक्टर सोर्स से प्रोड्यूस नहीं होती, वहाँ पे एक स्केलर सोर्स होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। सेकेंड पॉइंट, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर to the plane containing the displacement vector and the current element। तो यहाँ पे एक प्लेन पहले कंसीडर करेंगे जिसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और करंट एलिमेंट दोनों आ रहे हैं। अब इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी, जो हमने राइट हैंड थंब रूल से निकाली थी। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे सिंपली आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अराउंड उसके अलोंग मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, उसकी डायरेक्शन अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होती है। थर्ड पॉइंट, इन बायोट सेवर्ट लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बायोट सेवर्ट लॉ में डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, अभी हमने पढ़ा था। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है, कोई ऐसी डिपेंडेंस, कोई ऐसी रिलेशनशिप नहीं है कूलम्स लॉ में। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो दोनों में डिफरेंट हैं। अब हम स्टडी करते हैं कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर से सर्कुलर लूप क्यों बेटर है। सपोज करिए एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें हम 3 पॉइंट्स मार्क कर लेंगे, ए, बी और सी। ये तीनों पॉइंट्स एक पॉइंट पी पर अपनी अपनी मैग्नेटिक फील्ड एग्जर्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं पी पॉइंट बी पॉइंट के सबसे ज़्यादा पास में है, तो इसका डिस्टेंस बहुत कम है। बट ए पॉइंट का और सी पॉइंट का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से ए पॉइंट और सी पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड कम मिलेगी। तो इसकी वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं मिल पाती, हमारा काफ़ी लॉस हो जाता है। तो साइंटिस्ट ने काफ़ी सोचा, तो उनके माइंड में आइडिया आया कि इस वायर को अगर हम सर्कुलर लूप की शेप दे दें लाइक दिस, तो हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाए। तो देखते हैं, ए पॉइंट ऊपर आ जाएगा, बी पॉइंट लेफ्ट में और सी पॉइंट नीचे। अब पी पॉइंट सेंटर में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि तीनों ही पॉइंट से, ए, बी और सी से, जो डिस्टेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है।
यहाँ भी डिस्टेंस सेम है, यहाँ भी डिस्टेंस सेम है, यहाँ भी डिस्टेंस सेम है। जब तीनों पॉइंट से डिस्टेंस सेम हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड भी इक्वल पहुंचेगी, जिसकी वजह से हमें एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी पी पॉइंट पे। और अगर हम यहाँ से राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करें तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड बी पॉइंट की वजह से कैसे जा रही है, अंदर की तरफ, लाइक दिस। अब ए पॉइंट से देखें तो भी अंदर की तरफ जा रही है राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करने से। अगर सी पॉइंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमें स्टडी करनी है तो वो भी अंदर की तरफ जा रही है। तीनों पॉइंट्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जा रही है, तो हमारे पास एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मिल जाती है कंबाइन होके। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करिए कि क्लॉकवाइज करंट है, तो क्लॉकवाइज करंट की वजह से सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कैसी मिली, इनवर्स मैग्नेटिक फील्ड मिली। अगर किसी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड जा रही है तो वो एक पोल की तरह बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल। अगर आप बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड स्टडी करेंगे तो वहाँ पे आपके माइंड में आंसर आ जाएगा कि साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड एंटर करती है। तो ये वाला जो फेस है सर्कुलर करंट लूप का, ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो इस कंसेप्ट को और अच्छे से समझ लेते हैं। एक क्लॉक फेस रूल होता है, इसको समझ लेते हैं। देखिए अगर क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा तो इनवर्स मैग्नेटिक फील्ड होगी और यहाँ पे साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है तो आउटवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। आप राइट हैंड थंब रूल से देख सकते हैं खुद करके। इस वाले फेस को हम नॉर्थ पोल कहेंगे। तो इस तरीके से हम एक सर्कुलर करंट कैरिंग वायर में नॉर्थ पोल और साउथ पोल बना सकते हैं। वो बिहेव करेगी जैसे कि एक बार मैग्नेट है। तो अब हम उसकी मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं कि सेंटर पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, क्या फॉर्मूला होगा। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट लूप। एक करंट कैरिंग वायर आपके सामने है जिसकी शेप है सर्कुलर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी भी पॉइंट पे हम करंट एलिमेंट लें डीएल वेक्टर, वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से 90 डिग्री पर ही आ रहा है, मतलब कि थीटा हमेशा 90 डिग्री हो रहा है। तो बायोट सेवर्ट लॉ लगा देंगे, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसमें थीटा की वैल्यू 90 पुट करी जाएगी और साइन 90 1 होता है, जिसकी वजह से फॉर्मूला बन जाएगा डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड है एक लेंथ एलिमेंट की वजह से। सारी मैग्नेटिक फील्ड पेपर के अंदर पॉइंट करेंगी। अगर हम इन सारे कंपोनेंट्स को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी एट द पॉइंट ओ। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी बी। सारी मैग्नेटिक फील्ड्स को ऐड करना पड़ेगा तब जाके हमें एक टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। तो डी बी की जगह हम पुट कर देंगे ये फॉर्मूला ऊपर जो भी आया था। इसमें जो जो क्वांटिटीज़ कांस्टेंट हैं, म्यू नॉट आई 4 पाई आर स्क्वायर, इनको बाहर कर लेंगे और सिर्फ अंदर डी एल रह जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज इक्वल टू एल, और एल किसके बराबर है, एल बराबर है पूरी करंट कैरिंग लूप की सरकमफ्रेंस लेंथ के बराबर, जो कि 2 पाई आर होता है। तो यहाँ से हम फिर पाई को कट कर लेंगे, आर को कट कर लेंगे और 2 को। हमारे पास आंसर आ जाएगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। अगर ऐसे ही वायर पे हमने एन टर्न्स लगा दिए, मतलब इसको एन टाइम्स हमने लपेट लिया, तो उससे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, एन टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी।
तो ये फॉर्मूला बन गया म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a या फिर 2r, एक ही बात है, अगर हम रेडियस r मान लें या फिर रेडियस a मान लें। अब इसके बाद हम चलते हैं इसी करंट कैरिंग लूप की एक्सिस पर। यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं एक करंट कैरिंग लूप है जिसमें करंट I फ्लो कर रहा है और इसका रेडियस a है। इस करंट कैरिंग लूप के सेंटर से एक पॉइंट P लिया गया है जिसका डिस्टेंस है r। अगर आप ऊपर की साइड जहाँ पे dl वेक्टर दिया हुआ है वहाँ पे करंट को एज्यूम करें लाइक दिस, तो इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी ऊपर की तरफ ऐसे। अब इस डायरेक्शन में जब मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगी तो हम उसको फिर इवेल्युएट कर सकते हैं। If S vector be the position vector of point P relative to element dl vector, dl एलिमेंट से s डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, तो हम पहले एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे dB। बायोट सेवर्ट लॉ की हेल्प से हम फॉर्मूला बनाएंगे dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन एस स्क्वायर, क्योंकि अभी हम सिर्फ एक पॉइंट जो टॉप पर है वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं किसी पॉइंट P पर जिसका डिस्टेंस है S। अब आप देख सकते हैं DL वेक्टर और S वेक्टर में एंगल है 90 डिग्री का, जिसकी वजह से साइन थीटा 1 हो जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन एस स्क्वायर। अब जो ये dB मैग्नेटिक फील्ड है इसका एंगल फाई बन रहा है वर्टिकल के साथ। आप ज्योमेट्री की हेल्प से ये एंगल निकाल सकते हैं। अगर हम एस वेक्टर का एंगल आर डिस्टेंस से फाई मान लेते हैं तो यही फाई ऊपर चले जाता है, मैग्नेटिक फील्ड का एंगल बन जाता है वर्टिकल के साथ। इसको आप ज्योमेट्री से करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे, एक कंपोनेंट बन जाएगा dB साइन फाई अलोंग द एक्सिस और दूसरा कंपोनेंट बन जाएगा dB कॉस फाई परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। द कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर टू द एक्सिस बीइंग इक्वल एंड ऑपोजिट कैंसिल आउट। जो कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर आएंगे वो कैंसिल हो जाएंगे और जो कंपोनेंट्स सेम डायरेक्शन में आएंगे वो ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे dB कॉस फाई बन जाएगा और इस साइड dB साइन फाई बन जाएगा। अब अगर नीचे वाला करंट एलिमेंट देखें हम तो इसकी वजह से भी दो कंपोनेंट्स क्रिएट हो जाएंगे, एक नीचे की तरफ dB cos फाई और एक राइट साइड में dB sin फाई अगेन। तो हम इसको लिख सकते हैं 2dB sin फाई। dB cos फाई और dB cos फाई being equal and opposite they will cancel out।
तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ डी बी साइन फाई। सारे डी बी साइन फाई वाले कंपोनेंट्स ऐड अप हो जाएंगे। अभी तो हमने सिर्फ 2 एलिमेंट कंसिडर किए हैं, बट करंट एलिमेंट्स तो बहुत सारे हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स जब मिलेंगे तो सारी मैग्नेटिक फील्ड ऐड अप हो जाएगी, तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे एक बार हम लिख लेते हैं डी बी और साइन फाई क्या है। डी बी तो है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन एस स्क्वायर, और साइन फाई है, आप देख सकते हैं डायग्राम से, साइन फाई इज इक्वल टू ए अपॉन एस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये दोनों ही फॉर्मूले हम पुट कर देंगे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। इस तरीके से फॉर्मूला पुट हो जाएगा। अब फिर इंटीग्रेशन वाला स्टेप चलेगा। इसमें जो जो चीज़ें कांस्टेंट हैं वो हम बाहर ले लेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन एस स्क्वायर ए बाई एस। अब इसमें जो जो क्वांटिटीज़ कांस्टेंट हैं, जो चेंज नहीं हो रही डीएल के अकॉर्डिंगली, वो बाहर कर देंगे। म्यू नॉट 4 पाई आई एस स्क्वायर ए एस, ये सब कांस्टेंट है, तो ये सारी चीज़ें बाहर आ जाएंगी। अंदर सिर्फ डीएल रह जाएगा। तो डीएल का इंटीग्रेशन हो जाएगा एल, जो कि बराबर है 2 पाई ए के। इसमें हम पाई से पाई कट कर सकते हैं, ए मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2s³ अब देखिए s किसके बराबर है। आप प्रीवियस डायग्राम में देखेंगे तो वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग s इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अंडर रूट का मतलब द पावर इज हाफ। सो in place of s³ we will write r square plus a square raised to the power 3/2। इसकी पावर 3 तो पहले ही है, 1/2 और जुड़ गई तो पावर हो गई 3/2। अब हम इसको वेक्टर फॉर्म में देख लेते हैं। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे हम एक यूनिट वेक्टर आई का यूज़ करेंगे और इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे। अगर इस कॉइल में n टर्न्स हैं तो यहाँ पे एक n मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट n आई ए स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज़्ड टू द पावर 3/2। तो इस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन करेंगे ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग लूप।